गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग चैप्टर नंबर 11 इंफ्रास्ट्रक्चर्स के इस वीडियो लेक्चर में डिस्कशन करेंगे द स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स इन इंडिया। हम लोगों ने पीछे के जो वीडियो लेक्चर्स थे उनमें हम लोगों ने व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर्स पढ़ा था। दूसरा हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड डेवलपमेंट। इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को समझा था। लेकिन किसी भी कंट्री में जो एबिलिटी है इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जितना अच्छी क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होगा उतने ही उस कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट होगा। क्योंकि हम लोगों ने पीछे देखा भी था कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स की जो कैटेगरी है वो 2 कैटेगरी थी। एक इकोनॉमिक कैटेगरी थी और दूसरी कौन सी कैटेगरी थी? सोशल कैटेगरी थी। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स आते थे। कम्युनिकेशन आता था, ट्रांसपोर्टेशन आता था, एनर्जी आता था। इसी तरह से जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, एजुकेशन आते थे, हेल्थ आता था। लेकिन हम लोग जो इस बुक में पढ़ेंगे दो, एक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स का पार्ट लेंगे और दूसरा सोशल का लेंगे। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स का जो पार्ट है वो क्या है? एनर्जी को केवल हम लोग कवर करेंगे, ना ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, ना कम्युनिकेशन करेंगे, ना अदर सेक्टर करेंगे। और जो सोशल है उसमें हम एजुकेशन को करेंगे, हेल्थ और बाकी चीजों को नहीं लेंगे। लेकिन आपको ये बात क्लियर मैं कर दूं कि वैसे एजुकेशन केवल एक जनरल वे में हम लोगों के सिलेबस में बचा हुआ है, बाकी इसको सिलेबस से हटा दिया गया है। मेनली फोकस अब एनर्जी पर ही कर दिया है। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख रहे होंगे द स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। तो स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया जब हम लोग ले रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहला जो डिस्कशन है वो डिस्कशन किस बात का है? एनर्जी का। तो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिकॉज एनर्जी इज द लाइफलाइन ऑफ इंटायर प्रोडक्शन एक्टिविटी। वी कैन नॉट थिंक अ डे व्हेन वी कैन डू विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, पावर, ऑयल एंड डीजल। तो ये आप सबको ये बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन होता है। हम लोग कई बार ये क्वेश्चन रहता है कि आप लोग अपने इमेजिन करिए कि आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है पिछले 1 महीने से, तो कैसी लाइफ होगी। और आज की डेट में एक दिन भी ना होना बहुत बड़ी होती है। अब इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट हम लोग कॉमर्शियल यूज के सेंस में करेंगे, तो कॉमर्शियल एनर्जी और नॉन कॉमर्शियल एनर्जी के डिवाइड होगा। दूसरा हम लोग एनर्जी का डिवीजन करेंगे कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल में। तो सबसे पहले हम एनर्जी को डिस्क्राइब करते हैं। द एनर्जी विच इज अवेलेबल टू बी यूजर्स एट सम प्राइस। जो एनर्जी हमें कुछ पैसों मिले, मतलब एनर्जी प्रोड्यूस फॉर सेल एंड परचेज इन द मार्केट। अगर एनर्जी सेल परचेज के लिए खरीदी जा रही तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कॉमर्शियल एनर्जी। और इसके एग्जांपल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे कि कोयल है इसका एग्जांपल, पेट्रोलियम है इसका एग्जांपल, नेचुरल गैस है, इलेक्ट्रिसिटी है। तो दीज आर द कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज विच अवेलेबल इन अवर कंट्री। नॉन कॉमर्शियल एनर्जी कौन कौन सी है? जनरली जस्ट उल्टा होगा ये कॉमर्शियल का कि द एनर्जी विच इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट टू द यूजर्स अगर फ्री ऑफ कॉस्ट इसको मिल रही तो उसको हम लोग कहेंगे नॉन कॉमर्शियल। मतलब ये हमारी कंट्री में ज्यादातर विलेज एरिया में अवेलेबल होते हैं। विलेजर इसको खुद ही से कलेक्ट कर लेते हैं या खुद ही से इसको क्रिएट कर लेते हैं, जिसमें फायरवुड आता है, एग्रीकल्चर वेस्टेज आता है, काउ डंक्स आते हैं। तो दीज आर द मेन एनर्जी रिसोर्सेज विच इज यूज्ड बाय द विलेजर्स। तो दीज आर द नॉन कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज। इसको अब डिस्टिंग्विश अगर करना चाहें तो हम लोग 3 बेसिक डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। पहला कंपोनेंट ले लेते हैं, दूसरा यूज ले लेते हैं, तीसरा नेचर ऑफ गुड्स ले लेते हैं। तो कंपोनेंट के बेस से आप देखोगे इसको कि कोयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, दीज आर द कॉमर्शियल। फायरवुड है, एनिमल वेस्ट है, एग्रीकल्चर पर्पस है, ये सब के सब क्या है? नॉन कॉमर्शियल है। यूजेस क्या होता है? कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज लार्जली यूज्ड इन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल पर्पस, बट नॉन कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज लार्जली यूज इन डोमेस्टिक एंड फॉर द कंजम्पशन पर्पस। नेचर ऑफ गुड्स क्या होता है कि गुड्स ऑफ द कॉमर्शियल एनर्जी आर ट्रेडेड थ्रू द मार्केट। देयर इज द डोमेस्टिक एज वेल एज द इंटरनेशनल मार्केट अवेलेबल। बट जो नॉन कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्स है, गुड्स ऑफ द नॉन कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्स प्रोड्यूस बाय द विलेजर्स ऑफ फ्री ऑफ कास्ट।
देयर इज नो मार्केट फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ दिस टाइप ऑफ गुड्स। अब जरूर ये कुछ बहुत मार्केट दिखने लगी है, कुछ बहुत सी लोग खरीदते हैं, लेकिन ये एक जनरल पर्पस के लिए कोई ऐसी डेली मार्केट इसकी अवेलेबल नहीं होती। एक कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्स होता है, सबको पता है जितने भी कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्स होते हैं वो सब एग्जॉस्टेबल होते हैं, जबकि नॉन कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्स एग्जॉस्टेबल नहीं होते हैं। तो और कॉमर्शियल तो लिमिटेड इन नेचर है, नॉन कॉमर्शियल कैसे हैं, वो अनलिमिटेड इन नेचर है, क्योंकि वो क्रिएट किए जा सकते हैं, खुद बनाए जा सकते हैं। वो उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो जाएगा तो दोबारा उसका फॉर्मेशन नहीं होगा। फिर हम लोग दूसरा इसका सेकंड स्टेप में जो डिवीजन किया था, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर दोज एनर्जी विच हैव द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ देयर नॉलेज एंड यूजेज। तो ये सब के सब वो कॉमर्शियल एनर्जी थे। इनको हम लोग कन्वेंशनल को क्या बोलते हैं, परंपरागत। इसको जो हमारे फादर फोर फादर सभी इसके बारे में जानते चले आ रहे हैं, हम एक लंबे समय से इसके बारे में जानते हैं। तो कोयल इसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि हमारी कंट्री में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसका 67% इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आता है, कोयल। कोयल का यूज आपको सबको पता है कि चाहे थर्मल पावर स्टेशन हो जिनको एनटीपीसी कहा जाता है, रेलवेज है उसमें इसका यूज होता है, तमाम तरह के यानी स्टील प्लांट्स हैं, सीमेंट प्लांट्स हैं, फर्टिलाइजर प्लांट्स हैं, इन सब में इसका यूज किया जाता है। जब इंडिया को फ्रीडम मिली थी उस समय 328 लाख टन कोयल की एबिलिटी थी। आज ये इंक्रीज होकर कितनी हो गई, 6398 लाख टन प्रोडक्शन होना शुरू हो गया है। इसके साथ साथ 315.4 बिलियन टन जो हमारे पास कोयल है वो रिजर्व के रूप में अवेलेबल है। दूसरा जो पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम में हम उतना रिच नहीं है जितना कोयल में रिच है, क्योंकि पेट्रोलियम में हमारे कुछ फिक्स प्लेसेज हैं, जैसे आसाम में पाया जाता है डिगबोई में, या फिर बॉम्बे हाई में पाया जाता है, या फिर हम कच्छ के जो रीजन है वहां पर इसको पाया जाता है। लेकिन ये फिर भी इतना प्रोडक्शन नहीं होता कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सके। तो इसके लिए इसको हम लोग बहुत सारा इसको दूसरी कंट्री से लेते हैं, लगभग 36-38 मिलियन टन जो लास्ट 7 ईयर में है हमारी कंट्री में ये क्या हुआ है, इसका डोमेस्टिक प्रोडक्शन हुआ है, जबकि इससे कई गुना ज्यादा हमारी कंट्री में इसको यूज है, इसका डेली जो इसका यूज किया जाता है वो है। ऐसे फिर नेचुरल गैस है, वो भी पेट्रोलियम पे डिपेंड ही है, ये चाहे वो एलपीजी हो या फिर सीएनजी के रूप में हम देखते हैं। एलपीजी का डोमेस्टिक यूज है और सीएनजी का कमर्शियल यूज जनरली व्हीकल्स वगैरह में किया जाता है। फिर इलेक्ट्रिसिटी में हम सब जानते हैं आज 310 हमारे पास एनटीपीसी है। फिर उसके साथ साथ हमारी कंट्री में बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। फिर इसके साथ साथ बहुत सारे हाइडल पावर प्लांट हैं, तो ये सब इलेक्ट्रिसिटी को फुलफिल करते हैं। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट रिकॉर्ड के अनुसार तो 90% इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस कर पाते हैं अपनी डिमांड का, लेकिन रियलिस्टिक सिचुएशन ये हमारी कंट्री की नहीं है। कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी रिसोर्स है, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज एनर्जी रिसोर्स आर दोज एनर्जी व्हिच हैव द डिस्कवर्ड इन द रिसेंट पास्ट एंड व्हिच आर एट टू बी गेन पॉपुलरिटी फॉर द देयर यूजेज। तो इनमें आप देख रहे हैं सोलर एनर्जी में बहुत काम हो रहा है हमारी कंट्री में, लेकिन आज भी सोलर एनर्जी उतना रिक्वायर नहीं हो पाया जितनी हमारी कंट्री में कैपेसिटी है। विंड एनर्जी का भी हम अपने नॉर्थ इंडिया में देखते नहीं, जो अहमदाबाद गुजरात इस तरफ या फिर मुंबई वगैरह में देखने को मिलता है, वहीं पर इसका यूज है। बायोगैस यानी बायोमास का भी हमारी कंट्री में उस लेवल पर यूज नहीं जिस लेवल पर यूज इसका होना चाहिए था। फिर इसके बाद है डिस्टिंग्विश बिटवीन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी रिसोर्स। तो कन्वेंशनल में तो सबको पता है कि कोयल है, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी है, इनको इंक्लूड करता है। नॉन कन्वेंशनल में सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, बायोमास को इंक्लूड किया जाता है। फिर दीज जो कन्वेंशनल सोर्स हैं दीज आर बीइंग यूज्ड एज द डाइवर्स सोर्स ऑफ कमर्शियल एनर्जी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बट नॉन कन्वेंशनल सोर्स में क्या, मोस्ट ऑफ दीज आर ओनली इन अ एक्सपेरिमेंटेशन पोजिशन एंड बीइंग यूज्ड टू डाइवर्स सोर्स ऑफ कमर्शियल एनर्जी ओनली इन अ लिटिल एक्सटेंट। बहुत थोड़ा बहुत ही इसका यूज हो रहा है। इंडिया में कन्वेंशनल जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो एनर्जी रिसोर्सेज कैसी हैं
कि ये जनरली इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, तमाम तरह के पोल्यूशन क्रिएट करने वाली हैं। जबकि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स हैं वो कैसी हैं, वो पोल्यूशन फ्री हैं, पोल्यूशन को कंट्रोल करने का काम भी करती हैं। तो ये एनर्जी रिसोर्स कहीं ना कहीं बहुत बेटर है कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स से, और हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा स्कोप भी है। अगर इसको हम सही से वो बेटर यूटिलाइजेशन करें तो हम कंट्री को एक अच्छी पोल्यूशन फ्री कंट्री भी बना सकते हैं। और इसका के लिए हमारी, क्योंकि हमारी कंट्री कहाँ पर सिचुएटेड है कि जस्ट इक्वेटर लाइन के ऊपर है, तो कहीं ना कहीं हमें सनरेज भी ज़्यादा अवेलेबल रहती हैं। फिर किनारे जितना भी हमारा किनारा है वो बहुत बड़ा एक एरिया, लगभग 15,000 समथिंग किलोमीटर कैसा है ओशेनिक रीजन है, तो उसके आसपास उसका जो किनारा या डिजर्ट रीजन है वहां पर हमें फ्री विंड एनर्जी आसानी से यूज किया जा सकता है। ऐसे माउंटेनियस रीजन में जियोथर्मल एनर्जी का बेटर यूटिलाइजेशन हो सकता है। और हमारी कंट्री एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, तो बायोमास वगैरह का भी यूज यहाँ पर बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो इसके बाद ये आपका होमवर्क है, व्हाई इज एनर्जी अ कंपोनेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, डिस्टिंग्विश बिटवीन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी रिसोर्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल एनर्जी रिसोर्स। ओके, थैंक यू।